हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेकर जो ये धमाकेदार वीडियो होने वाली है। तो ये थोड़ी सी हॉरर भी हो सकती है। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम देखते हैं परमैन हमारा स्कूल जा रहा होता है मिस्सुओ बनकर। यह देखकर इसके पास कबाब और साबू आ जाते हैं क्योंकि वह उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। यह देखकर मिस्सुओ काफ़ी उदास हो जाता है। वह जानता था कि वह इन लोगों को एक बार में हरा सकता है, लेकिन वह परमैन की हकीकत दिखाना नहीं चाहता था क्योंकि अगर किसी को पता लग जाता कि मिस्सुओ ही परमैन है तो मिस्सुओ की लाइफ खतरे में पड़ जाती। यह देखते हुए मिस्सुओ अपना काफ़ी ज़्यादा परेशान था। इधर मिस्सुओ को कबाब और साबू परेशान कर करके उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी मिस्सुओ कहता है, तुम लोग मुझे क्यों सताते हो? मुझे पता नहीं है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा करते क्यों हो। यह सुनकर कबाब और साबू मुस्कुराते हुए कहते हैं, मिस्सुओ हम तुम्हें इसलिए सताते हैं क्योंकि तुम बहुत कमज़ोर हो और पढ़ने में भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। और यह बोलते हुए वह हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। यह देखकर मिस्सुओ हमारा उदास हो जाता है। वह जानता था कि यह लोग कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वह जानता था कि अगर वह इसी तरह करता रहा तो उसके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। लेकिन वह क्या कर सकता था? वह कुछ भी इस समय नहीं कर सकता था क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा परेशानी में ही था। इधर मिस्सुओ जैसे ही स्कूल पहुंचता है वह फिर से लेट हो जाता है और फिर टीचर कहता है, मिस्सुओ तुम फिर से कैसे लेट हो गए? यह सुनकर मिस्सुओ कुछ बोलने वाला होता ही है कि तभी मिस्सुओ को कहते हैं कि जाओ अब तुम बाहर चुपचाप जाकर खड़े हो जाओ। यह सुनकर मिस्सुओ उदास हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और यह बोलकर वह जल्दी से चुपचाप खड़े होकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वह वहाँ से जाता है, यह देखकर मिस्सुओ को काफ़ी बुरा भी महसूस हो रहा था क्योंकि वह जानता था कि यह सब उसके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। इसीलिए वह काफ़ी तेज़ी में भागते हुए सभी से कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं लेट जानबूझकर नहीं होता हूँ। और यह बोलकर वह रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर उसके टीचर थोड़ा उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ही यह सज़ा दी थी। लेकिन मिस्सुओ अब जल्दी से भागकर ग्राउंड में पहुंचता ही है कि तभी उसके पेज पर एक पाको की कॉल आती है। और तभी पाको कहती है कि इमरजेंसी, एक बस जो अपनी टूरिस्ट पिकनिक पे जा रही थी वह काफ़ी सारे बच्चों को लेकर खाई की तरफ लटकी हुई है। अगर मिस्सुओ तुम जल्दी नहीं आओगे तो यह बस गिर जाएगी। यह सुनकर मिस्सुओ जल्दी से वॉशरूम में भागता है और अपना बैग वहीं पर छोड़कर परमैन का शर्ट पहनकर उड़ जाता है। जैसे ही चोगा और हेलमेट पहनता है उसी वक्त वह खिड़की से निकल जाता है और उसका बैग वहीं रह गया था। तभी वहाँ से चलती हुई एक लड़की जिसका नाम रूपा होता है, वह जल्दी से उस पार पहुँच जाती है। और जैसे ही उसे मिस्सुओ से परमैन बनता हुआ देखती है, उसके मुँह एक बड़ा सा खुल जाता है और कहती है, क्या तुम मिस्सुओ परमैन हो? और यह बोलते हुए उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, लेकिन वह किसी को बिना बताए चुपचाप परमैन का बैग उठाती है और मिस्सुओ के घर पर जाकर उसे छुट्टी के समय दे देती है। इधर मिस्सुओ जैसे ही अपने आप को संभालते हुए पहुंचता है और जैसे ही वहां पहुंचता है वह देखता है कि वहां पर काफ़ी सारे लोग जितने भी थे सब उसी को मुंह फाड़ कर देख रहे थे। यह देखकर मिस्सुओ हमारा कहता है कि तुम लोग मुझे क्या देख रहे हो? तभी मिस्सुओ को देखते हुए पाको कहती है, मिस्सुओ तुम ये क्या करके आए हो? तभी मिस्सुओ को ही समझ नहीं आता। तभी मिस्सुओ जब अपने आप को देखता है तो वह देखता है कि उसकी टी शर्ट थोड़ी सी फटी हुई है। यह देखकर मिस्सुओ भी चिल्ला पड़ता है, लेकिन तभी पाको कहती है, अभी इन सब का टाइम नहीं है, जल्दी से चलो। तभी परमैन देखता है कि एक स्कूल बस जो काफ़ी सारे बच्चों को लेकर वहाँ से गुजर रही होती है वही गिरी थी। यह देखकर परमैन काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। वह जानता था कि अगर वह जल्दी से उन्हें बचाने नहीं गया तो
बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और यही सोचते हुए मित्सुओ जल्दी से आगे बढ़ता है और जैसे ही आगे बढ़ता है वह देखता है कि उसके सामने वह बस गिरने ही वाली है। यह देखकर मित्सुओ जल्दी से उस बस को पकड़ लेता है। तभी पाको ज़ोर से चिल्लाती है, मित्सुओ तुम जल्दी से उसे उठाओ और फिर हम लोग एक एक करके बच्चों को निकालेंगे। यह सुनकर मित्सुओ अपनी ताकत लगाता है, लेकिन बस धीरे धीरे सरक रही थी क्योंकि उसके अंदर भी इतनी ताकत नहीं थी और बस काफ़ी भारी भी थी। यह देखकर पाको और परमैन भी चलो सभी के सभी हाथ बटाओ, और यह बोलकर पाको जल्दी से मित्सुओ की साइड आ जाती है। और इधर कबाओ बूबी और साबू बोल रहा हूँ, पायान और बूबी भी हाथ बटाने के लिए आ जाते हैं। और जैसे ही पायान और बूबी हाथ बटाते हैं वह जल्दी से बस वापस आ जाती है अपनी जगह पे। और जब मित्सुओ और वो लटक रहे होते हैं तभी पाको मित्सुओ से बात कर ही रही होती है। तभी वहाँ पर झटके से एक कार आकर रुकती है, लेकिन तभी उस कार से एक लड़का निकलता है। जैसे ही वह निकलता है उसे देखकर पाको डर जाती है, लेकिन जैसे ही वह डरती है थोड़ा सा पीछे हो जाती है। लेकिन तभी मित्सुओ का हेलमेट होता है वो तो लगा रहता है, लेकिन गलती से मित्सुओ लड़खड़ाकर खाई की ओर गिरने ही वाला होता है। लेकिन इसी भागा दौड़ी में मित्सुओ को पाको पकड़ने की दौड़ती है, लेकिन कभी हाथ में गलती से पाको का चोगा आ जाता है परमैन का। यह देखकर पाको घबरा उठती है और जल्दी से उसकी तरफ भगती है, लेकिन तभी वह देखती है कि परमैन काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर चुका है और उसके पकड़ने से पहले ही मित्सुओ अब नीचे गिर गया था। और उसकी बारे में कुछ अता पता नहीं था क्योंकि मित्सुओ काफ़ी तेज़ी से खाई में गिरा था। यह देखकर पाको के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मित्सुओ को कहती है, मित्सुओ तुम नहीं गिर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। और यह बोलते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसने देखा कि मित्सुओ काफ़ी तेज़ी से गिरा था और वह पत्थर से टकराते हुए गया था। यह देखकर वह समझ गई थी कि मित्सुओ की काफ़ी सारी हड्डियां भी टूट गई होंगी, लेकिन वह कुछ करते उससे पहले ही मित्सुओ गिर चुका था। और जैसे ही मित्सुओ गिरता है वह काफ़ी तेज़ी से गिर गई थी। इधर रूपा भी काफ़ी मशक्क़त के बाद परमैन का बैग दे पाई थी क्योंकि उसकी माँ उससे कई सारे सवाल पूछ रही थी, लेकिन वह काफ़ी सारे बहाने मारते मारते बच गई है। और यह देखकर कि वह एक लड़की थी इसीलिए उसको और ज़्यादा उसकी माँ शक की नज़रों से देख रही थी, लेकिन थैंक गॉड कि अब ऐसा कुछ हुआ। तभी इधर जैसे ही मित्सुओ नीचे गिरता है वह बेहोश हो चुका था क्योंकि उसके हाथों पैरों में भी फ्रैक्चर हो गए थे। यह देखकर कि मित्सुओ अब उठ नहीं सकता, इधर एक लड़की बागान में फूल चुगते हुए आ ही रही थी कि तभी वह देखती है कि एक लड़का अपनी काफ़ी सारी बुरी हालत में पड़ा हुआ है और उसकी काफ़ी सारी हड्डियां भी टूटी हुई हैं। तभी वह लड़की मित्सुओ के पास आती है और मित्सुओ को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन मित्सुओ उठता ही नहीं। यह देखकर वह कहती है, इसकी तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है, अगर अभी इसे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो यह बच्चा मर जाएगा। और यह बोलते हुए वह और लड़की मित्सुओ को उठाकर एक जगह की ओर ले जाने लगती है। इधर मित्सुओ को बचाने के लिए पाको नीचे आ चुकी थी, लेकिन जब मित्सुओ की लाश या फिर कोई भी डेड बॉडी नहीं दिखती तो वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। इधर जैसे ही पाको नीचे उतरती है उसे एक पत्थर पर काफ़ी सारा खून दिखाई देता है। यह देखकर वह काफ़ी डर गई थी और उसे पता नहीं क्यों रोने का मन कर रहा था और वह कहती है, मित्सुओ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी, यह सब मेरी वजह से हुआ है। और यह बोलते हुए वह फूट फूट कर रोने लग जाती है। पाको जब रो ही रही थी तभी मित्सुओ को ना देख पाने की वजह से पायान और बूबी भी थोड़ा उदास हो जाते हैं, लेकिन तभी पायान पाको को शांत कराता है और कहता है, पाको हमने उसे बस को बचा लिया है, लेकिन मित्सुओ शायद अब हमारे बीच
लेकिन इतना ही बोल पाया था कि पाको उस पर चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुमने उसके बारे में कुछ और बोला तो सच में मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगी। और यह बोलते हुए वह पाको काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गई थी। उसे भावुकता इतनी ज़्यादा घेरने लगी थी कि वह समझ नहीं आ रहा था कि उसे वह क्या करे। लेकिन पाको को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मित्सुओ को उसकी वजह से इस खाई से गिर गया और उसके पास है उसका चोगा है, और वह उसके बारे में सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। और तभी वह पाको तुरंत बर्डमैन को कॉल करती है, लेकिन बर्डमैन का भी कॉल नहीं लग रहा था। यह देखकर पाको और ज़्यादा सैड हो जाती है और वह रोना फिर से शुरू कर देती है। अब पाको को इस तरह रोता देख वह सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। लेकिन वह जानते थे कि कुछ भी हो, लेकिन पाको को हम नहीं खो सकते। और यह बोलते हुए वह काफ़ी तेज़ी से रोने लग जाते हैं। उन्हें रोते रोते देख काफ़ी ज़्यादा पाको को रोता देख मिस पायन और वो भी उदास हो जाते हैं। वह जानते थे कि अगर इसी तरह पाको रोती रही तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तभी वह लड़का जो अभी गाड़ी से आया था वह कहता है, मिस पाको, आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ देंगी। लेकिन तभी मित्सुओ को खोने के गम से वह अभी उभर नहीं पाई थी और यह लड़का इसी की वजह से सब हुआ था। और ना यह लड़का दोबारा आता। तभी कहती है, रोहन, मैं तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं तुमको कोई ऑटोग्राफ नहीं देने वाली, और प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं काफ़ी गुस्से में हूँ और अगर तुम यहाँ दिखे तो मैं तुम्हें मार सकती हूँ। यह बोलते हुए वह जल्दी से उसे भगाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह भगाने की कोशिश करती है तभी वह अपने पैसों का रौब दिखाने लग जाता है। यह देखकर मित्सुओ के बारे में जो सोच रही थी अभी तक पाको, वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। वह जानती थी कि यह लड़का ऐसे नहीं सुधरेगा और वह उसके कॉलर को पकड़ लेती है और फिर से वह खाई में लटका देती है और कहती है कि अगर तुम्हें मरना नहीं है तो तुम चुपचाप चले जाओ, वरना मैं पाको तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगी और तुम्हारी इतनी सारी हड्डियाँ टूट जाएंगी कि तुम अपने आप को सोच भी नहीं सकते। और यह बोलते हुए वह मित्सुओ से फिर से याद आने लगी थी मित्सुओ की, और मित्सुओ की याद आते ही पाको फिर से गले लगाकर मित्सुओ का चोगा फिर से रोने लगती है और कहती है कि मित्सुओ, तुम कहाँ हो। लेकिन पाको को इससे पता नहीं चलता। इधर मित्सुओ हमारा जैसे ही वह लड़की अपने राजमहल पहुंचती है, वह देखती है कि मित्सुओ काफ़ी ज़्यादा घायल अवस्था में है। यह देखकर वह अपने पिताजी को आवाज़ लगाती है और कहती है, पिताजी देखो मैं किसे लाई हूँ। और यह बोलते हुए उसके पिताजी हैरानी से कहते हैं, यह तो मैंने सुना है, इसका नाम परमैन है, यह काफ़ी मशहूर है, और लेकिन ये इस जगह पर कैसे आया। लेकिन तभी वह लड़की कहती है कि पिताजी पता नहीं, लेकिन यह लड़का काफ़ी घायल अवस्था में वहाँ गिरा हुआ था। मैं जब फूल चुगने गई थी तो मैंने देखा तो मैं इसे यहाँ ले आई। यह सुनकर वह कहते हैं, बेटा मैंने जानता हूँ इसे, यह काफ़ी मशहूर है और यह अगर हमारे साथ रहने के लिए तैयार हो गया तो हमारा काफ़ी नाम हो जाएगा। और तुम जानते हो ये इतना ताकतवर है कि यह बहुत कुछ कर सकता है। और यह बोलते हुए वह अपनी बेटी को समझा ही रहे थे जिसका नाम अर्चना होता है। अर्चना कहती है, पिताजी मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। तभी वह कहते हैं, बेटा तुम्हें अभी कुछ नहीं करना, बस इसकी चोटों का इलाज करना हमें चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी चोटें काफ़ी गहरी हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करके इसका इलाज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर यह ठीक हो गया तो हम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। और यह बोलते हुए वह उसका हेलमेट निकालते हैं, लेकिन जैसे ही पाको का हेलमेट उतरता है वह लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह एक छोटा सा बच्चा ही था। यह देखकर वह लड़की जो अभी तक अर्चना जिसका नाम है वह खुश हो जाती है और कहती है, पिताजी यह तो काफ़ी खूबसूरत है। और यह बोलकर वह शर्माने लगती है। यह देखकर अर्चना के पिता मुस्कुरा उठते हैं। वह जानते थे कि उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा भोली है, लेकिन वह जानते थे कि मित्सुओ को जब याददाश्त
चली गई है, लेकिन जब याददाश्त आएगी वापस तो वह काफ़ी तेज़ी से प्रतिक्रिया करेगा। और यही सोचते हुए वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन अगर तुम इसके बारे में सोच रही हो तो प्लीज़ भूल जाओ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि क्या करना है। अगर यह तुम्हें जागते हुए देखता है और देखता है कि तुम उसके पास हो तो तुम बताना कि तुम यहीं पले बड़े हो, क्योंकि यह तुम्हारी बात पहले समझेगा। और यह बोलकर वह मुस्कुराते हुए कहता है। तभी मिस्सुओ हमारा इलाज होने लगता है मिस्सुओ का, और धीरे धीरे मिस्सुओ ठीक होने लगता है। ऐसे ही करते करते करीबन 2 महीने बीत जाते हैं। इधर पाको का तो और ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि 2 महीने तक मिस्सुओ का कोई भी अता पता नहीं था। अब बर्डमैन भी आ चुके थे, लेकिन वह भी ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसका हेलमेट पूरी तरह से टूट चुका था। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो हेलमेट का कचूमर ही बन गया था। और इधर पाको काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। इधर पाको को सभी समझा रहे थे। तभी उसकी रोबोट बोलती है, पाको तुम्हें इस तरह नहीं रोना चाहिए। अगर तुम इसी तरह रोती रही तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और फिर तुम्हें तुम्हारे पिताजी वापस बुला लेंगे अमेरिका, और तुम नहीं चाहती कि अमेरिका तुम्हें जाना पड़े, है ना। यह सुनकर पाको उदास हो जाती है और कहती है, तो मैं क्या करूं, मिस्सुओ के बिना मैं नहीं रह सकती, और मिस्सुओ अभी भी मिस्सुओ लापता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मिस्सुओ जीवित भी है या नहीं। और यह बोलते हुए वह फिर से रोने लग जाती है। उसे इस तरह रोता देख हमारा बर्डमैन काफ़ी गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वह अभी मरा होगा, लेकिन वह जहाँ भी है मैं ये तो समझ गया हूँ कि वह काफ़ी ज़्यादा घायल अवस्था में है। और यह बोलते हुए वह काफ़ी तेज़ी से रिसर्च करने लगते हैं, लेकिन उन्हें परमैन का कोई भी लोकेशन नहीं मिलता। और परमैन भी इधर काफ़ी मज़े में रह रहा था, और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वह देखता है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी है। तभी उसके सिर में बड़ा दर्द होता है और वह कहता है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ, और मैं यहाँ कैसे, और मैं कहाँ था। यह बोलते हुए वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और अपने सिर को पकड़ने लगकर चिल्लाते हुए इधर उधर देखता है और कहता है कि मैं कौन हूँ, मुझे कोई बताओ तो सही। और यह बोलते हुए वह सभी को देखने लग जाता है, क्योंकि सभी लोग उसको अपने दुश्मन जैसे दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी अर्चना कहती है, मैं आपको गिरा कर लाई हूँ और आप काफ़ी घायल हो गए थे, लगता है किसी दुश्मन के हाथों घायल हो गए हो। यह सुनकर वह लड़की को वह देखने लग जाता है और फिर अपने कमरे को, और फिर कहता है कि मैं क्या, आपने क्या बोला। और यह बोलते हुए उसके सर में फिर से दर्द होने लग जाता है और वह फिर से बेहोश हो जाता है। यह देखकर अर्चना को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप मिस्सुओ को देखने लग जाती है। मिस्सुओ को देखते देखते ही उसे नींद आ जाती है और मिस्सुओ भी अब सो रहा था। तभी अर्चना के पिता आते हैं और अर्चना के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा तुम उसको ख्यालों को भूल जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि वह तुमसे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वह किसी और से प्यार करता है। और यह बोलते हुए वह काफ़ी उदास हो जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि अर्चना इससे काफ़ी आहत होगी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह दोनों यहाँ अकेले ही बड़े हुए थे। इधर अर्चना की माँ अपने कमरे में इधर से उधर टहलती है और कहती है, पता नहीं ये दोनों कहाँ रह गए अभी तक। तभी अर्चना के पिता वापस आते हैं। तभी वह कहती है, आपने कुछ कहा अर्चना को। यह सुनकर अर्चना को देखते हुए वह कहते हैं कि नहीं। तभी मिस्सुओ के कमरे से आवाज़ आती है और मिस्सुओ जाग चुका था। तभी वह देखता है कि चारों तरफ अंधेरा है। यह देखकर वह दोबारा सोने जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर वह जल्दी से उठकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वह वहाँ से उठकर जाता है तभी मिस्सुओ को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और उन आवाज़ों को सुनकर मिस्सुओ कहता है, ये क्या है और ये सब
चल क्या रहा है। तभी मित्सुओ को समझ नहीं आता, लेकिन तभी मित्सुओ के कानों में कुछ आवाज़ें घूमती हुई नज़र आती हैं। और मित्सुओ जैसे ही आगे बढ़ता है वह देखता है कि कुछ उड़ता हुआ साया दिखाई देता है। यह देखकर मित्सुओ काफ़ी डर जाता है और उसे इस तरह डरता देख वह साया और उसके पास आ रहा था, लेकिन तभी वह ज़ोर से चीखता है और उसके चीखने से वहाँ पर ढेर सारे सैनिक आ जाते हैं। और उन सैनिकों को देखकर मित्सुओ घबराते हुए कहता है कि यहाँ पर भूत है, भूत। तभी मित्सुओ को होश आता है कि अभी भी ये पागलों वाली हरकतें वह कर रहा है। और तभी मित्सुओ के पास आते हुए अर्चना कहती है, क्या हुआ मित्सुओ, तुम इतनी तेज क्यों चीख रहे थे। यह सुनकर मित्सुओ कहता है, मैं तुम्हें लोगों को क्या बताऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि यहाँ पर एक भूत है। और यह बोलते हुए वह ज़ोर से चीखते हुए कह रहा था। उसकी चीखों को सुनकर वह समझ गई थी कि यह काफ़ी ज़्यादा भयानक हादसा है। और उस हादसे को सोचते हुए वह काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तभी मित्सुओ कहता है कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है यहाँ पर। यह सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सभी लोग देखते हैं और तब उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे भूत दिखाई दे रहे हैं। इन भूतों को देखकर मित्सुओ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ होगा। और यह बोलते हुए वह काफ़ी ज़्यादा भयानक तरीके से दिखाई देता है। और उसकी इस तरीके से भयानक तरीका का देखकर मित्सुओ के समय काफ़ी पहले ही मित्सुओ उन लोगों को देखकर हैरान था। तभी मित्सुओ को अर्चना कहती है, मित्सुओ तुम डरो मत। तभी वह कहता है, मेरा नाम मित्सुओ है। यह सुनकर अर्चना कहती है, हाँ। तभी मित्सुओ कहता है, ठीक है, मुझे बताओ फिर ये क्या है। लेकिन तभी अर्चना कहती है कि कुछ नहीं, बस यहाँ पर कुछ जो भी यहाँ पर लोग हैं उन्हें डराने के लिए, क्योंकि कुछ लोग हमारे ऊपर हमला करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने यह सब किया है। यह सुनकर मित्सुओ कहता है, तो फिर मुझे बताना चाहिए, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था और मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ से बचकर निकल पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे भूत दिखाई दे रहे थे। जब पाको इधर मित्सुओ को याद कर ही रही होती है कि मित्सुओ के बारे में उसे कुछ खबर मिलती है, तभी पाको चिल्लाते हुए कहती है कि तुम सच बोल रही हो ना। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति एजेंट की तरह दिखाई देता है और कहता है कि मैम मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने मित्सुओ को रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा। मुझे नहीं लगा कि वह मित्सुओ है, लेकिन जब मैंने उसे पास में जाकर देखा तब मुझे यकीन हुआ कि वह मित्सुओ ही है। और यह बोलते हुए वह काफ़ी तेज़ी से मित्सुओ के बारे में ही बात कर रहा था। जब वह मित्सुओ के बारे में बात कर रहा था तभी मित्सुओ को हैरानी से देखते हुए वह कहती है कि मुझे सच सच बताओ, अगर वह मित्सुओ है तो मैं उसे देखना चाहूँगी। तभी वह कहते हैं कि वह एक रेस्टोरेंट में आता है, वह जैपनीज़ रेस्टोरेंट है और तुम अगर चाहो तो वहाँ जा सकती हो। यह सुनकर मित्सुओ के बारे में जानकारी मिलते ही वह काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं ज़रूर जाऊँगी। और यह बोलते हुए वह मित्सुओ के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पता करती रहती थी कि कहीं मित्सुओ जीवित है तो कहीं से भी वापस आएगा। और यह सोचते हुए वह अर्चना का इंतज़ार करने के लिए वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ही वह वहाँ पहुँचती है वह देखती है कि मित्सुओ सच में वहाँ आया हुआ है अगले दिन। यह देखकर पाको काफ़ी खुश हो जाती है और खुशी के मारे चीखते हुए वह कहती है, मित्सुओ। लेकिन तभी मित्सुओ जब पीछे मुड़कर देखता है तो वह अपने सामने एक अनजानी सी लड़की को देखकर वह हैरानी से कहता है, तुम कौन हो। वहीं उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। जब पाको यह सुनती है मित्सुओ के मुँह से कि वह कौन है, तभी वह मित्सुओ को कहती है, मित्सुओ मैं पाको, तुम भूल गए क्या। यह सुनकर मित्सुओ कहता है, नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। यह सुनकर मित्सुओ को देखती रहती है और कहती है कि तुम मुझे नहीं जानते। और यह बोलते हुए वह काफ़ी भावुक हो जाती है। उसे भावुक होता देख
मित्सुओ को वह काफ़ी रोते हुए कहती है, मित्सुओ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और यह बोलते हुए वह मित्सुओ को कहती है कि मित्सुओ प्लीज़ मेरे को देखो तो सही। यह सुनकर मित्सुओ कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। और यह बोलकर वह जल्दी से अंदर चला जाता है और अर्चना भी चली जाती है। जब पाको अर्चना को देखती है मित्सुओ के साथ तो उसका खून जल जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा क्रोधित भी दिखाई दे रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि इस समय मित्सुओ की याददाश्त जा चुकी है। अगर वह मित्सुओ को वापस पाना चाहती है तो पहले उसकी याददाश्त लानी होगी। और यह बोलते हुए वह उदास चेहरों के साथ मित्सुओ के अंदर जाते ही वह भी अंदर चली जाती है और मित्सुओ के बगल वाले टेबल पर आकर बैठ जाती है। यह देखकर अब मित्सुओ चिढ़ चुका था और बोलता है कि तुम बार बार मेरे पास क्यों आ रही हो। तभी अर्चना भी कहती है, प्लीज़ आप लोग मुझे अकेला छोड़ दो, हम दोनों डेट पर आए हैं और आप हमारी डेट ख़राब कर रही हैं। यह सुनकर पाको का पारा हाई हो जाता है और वह चिल्लाते हुए कहती है, तुम मेरे मित्सुओ के साथ ऐसे कैसे। तभी मित्सुओ कहता है, तुम कौन हो, मुझे नहीं पता। और यह बोलते हुए वह मित्सुओ काफ़ी तेज़ी से पाको को खड़ी खोटी सुनाने लग जाता है। इधर पाको और ज़्यादा भावुक हो गई थी क्योंकि उसे मित्सुओ ही इतना कुछ बोल रहा था, लेकिन वह पाको जानती थी कि मित्सुओ को अभी कुछ भी पता नहीं है। अगर उसे पता चल गया तो यह सब क्या चल रहा है कोई भी नहीं बोल पाएगा। और यह बोलते हुए वह काफ़ी भावुक थी। इधर उसको भावुक देख पाको काफ़ी हैरान थी कि मित्सुओ भी क्यों भावुक हो रहा है। लेकिन तभी मित्सुओ कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। और यह बोलते हुए उसके सर में दर्द होने लग जाता है और वह दर्द से तड़पते हुए ज़मीन पर गिर जाता है। यह देखकर पाको आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अर्चना आगे आकर उसका रास्ता रोकती है और कहती है कि देखती नहीं हो वह इतना दर्द में है और तुम उसके पास बार बार जाकर उसके सिर में और दर्द करवा रही हो। यह बोलते हुए मित्सुओ के पास जाकर उसे अपनी गोद में लेते हुए कहती है, मित्सुओ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुम्हें। और यह बोलते हुए उसके सर पर हाथ फेरने लगती है अर्चना। जब यह कर रही थी तो वह काफ़ी भावुकता दिखाई दे रही थी। यह देखकर पाको का दिल जैसे फटने को हो गया था क्योंकि वह जानती थी कि मित्सुओ सिर्फ उसका है, लेकिन यह लड़की ज़बरदस्ती मित्सुओ को अपने पास रखे हुए है। यह देखकर वह पाको उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे ले जाने दो परमैन को, क्योंकि मैं उसे के बिना नहीं रह सकती। और अगर तुम इसी तरह जिद करती रही तो मुझे नहीं लगता कि मित्सुओ कुछ भी कर पाएगा। और अभी मित्सुओ की फैमिली भी है, आप जानती हो कि मित्सुओ की फैमिली। तभी मित्सुओ को थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है और कहता है, तुम्हारा नाम पाको है। यह सुनकर पाको खुश हो जाती है। तभी कहती है, लेकिन मैंने सुना है कि तुम परमैन से प्यार करती हो, तो तुम यहाँ क्या करने आई हो। और यह बोलते हुए वह मुस्कुराकर अर्चना को कहता है कि जल्दी उठाओ और हमें खाना लगने वाला है टेबल पर। यह सुनकर अर्चना कहती है, ठीक है। लेकिन तभी अर्चना पाको की तरफ देखती है और कहती है, अगर तुम्हें भी खाना है तो बैठ सकती हो। यह सुनकर पाको सोचती है कि कुछ देर ही मित्सुओ के साथ बैठने के लिए मिलेगा। और यह सोचते हुए वह मित्सुओ के पास ही बैठ जाती है। जैसे ही मित्सुओ के पास वह बैठती है, मित्सुओ कहता है कि तुम पाको एक बात बताओ, तुम यहाँ कैसे। और यह सुनकर पाको कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए ही आई थी, लेकिन तुम ही हो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यह बोलते हुए वह काफ़ी भावुक हो गई थी। तभी मित्सुओ देखता है कि एक चोर वहाँ पर चोरी करके भाग रहा होता है। तभी एक बूढ़ी सी अम्मा चिल्लाते हुए कहती हैं, बेटा बचाओ, कोई मेरा पर्स लेकर भाग रहा है। और यह बोलते हुए वह कुछ बोलती तभी परमैन तेज़ी से भागते हुए जाता है और उसको चोर को पकड़ लेता है। लेकिन तभी चोर एक जोरदार झटका देता है। तभी मित्सुओ का सर पीछे लोहे का ड्रम रखा होता है, तभी वहाँ से टकरा देता है। और उस लोहे से टकराते ही मित्सुओ को
पूरी बातें याद आने लग जाती हैं और जब वो धीरे धीरे अपनी आंखों खोलता है तो वह पाको को देखकर उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं और वह पाको को ज़ोर से गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है, पाको मैं तो सोच रहा था कि मैंने तुम्हें खो दिया। और यह बोलकर वह पाको के होठों पर वहीं पर किस कर लेता है। यह देखकर पाको हैरान हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उसको अब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि मित्सुओ ने सभी के सामने किस कर दिया था। इधर अर्चना हैरान परेशान खड़ी रहती है और वह मित्सुओ के पास जाती है, लेकिन तभी मित्सुओ कहता है, अर्चना मुझे पता है तुम मेरे से फीलिंग रखती हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं मित्सुओ पाको से ही प्यार करता हूँ। और यह बोलते हुए वह काफ़ी भावुक हो गया था, लेकिन तभी अर्चना को समझाते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अभी तक जितना भी समय बिताया है लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और यह बोलते हुए वह कुछ बोलता उससे पहले ही अर्चना अपना मुंह छुपाकर ज़ोर से रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। यह देखकर मित्सुओ को काफ़ी उदासी महसूस होती है, लेकिन वह जानता था कि अब वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत में है। लेकिन अर्चना कुछ भी हो, अर्चना को वह पसंद नहीं कर सकता था। वह समय था जब वह याददाश्त भूल चुका था। इधर पाको को पता लगता है कि मित्सुओ की याददाश्त वापस आ गई है तो वह काफ़ी खुश हो जाती है और मित्सुओ को अपने घर ले जाकर काफ़ी सारी डिनर करवाती है और कुछ खाने तो अपने हाथों से खिलाकर कहती है कि मित्सुओ देखो टेस्ट कैसा है। लेकिन जैसे ही मित्सुओ पाको के हाथ का खाना खाता है उसका मुंह बिगड़ जाता है क्योंकि उसका खाना काफ़ी ख़राब बना था। लेकिन वह जैसे ही देखता है कि पाको भी खाने वाली है तभी मित्सुओ कहते हैं, नहीं नहीं तुम नहीं खा सकती, मुझे दो, मुझे भूख लगी है। और यह बोलकर वह पाको के हाथ से सारा खाना लेता है और वह ना चाहते हुए भी पूरा खाना खा जाता है। तभी पाको कहती है, क्या तुम्हारे इतना टेस्टी है लेकिन फिर मुझे क्यों नहीं खाने दे रहे। यह सुनकर मित्सुओ कहता है, चिंता मत करो पाको, तुम लाइफ का सबसे बेस्ट खाना बना रही हो, लेकिन तुम्हें अब खा लेना चाहिए और तुम्हें अब बाहर से मंगवाना चाहिए खाना। यह बोलकर वह ऑर्डर करने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी रोबोट अपना मुंह बिगाड़ते हुए आती है और फिर वह मित्सुओ की तरफ घूर कर देखती है, लेकिन मित्सुओ हैरान हो जाता है। तभी वह कहती है, मिस पाको आपने खाना बनाया है। यह सुनकर सुमेरे हुसीनों की तरफ हमारी रोबोट पर मैं पाको देखती है, यानी जो हमारी रोबोट ही होती है, लेकिन मित्सुओ को धोखा देने के लिए ही था ये सब। इधर पाको कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जब जैसे ही वह थोड़ा किचन में जाकर थोड़ा सा चखती है उसका भी मुंह बिगड़ जाता है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं क्योंकि मित्सुओ ने इसलिए सारा खाना ख़त्म कर दिया जिससे कि मित्सुओ किसी को पता ना लगे कि पाको ने खाना ख़राब बनाया है। अच्छा, यह सोचते हुए पाको के आंखों में अब आंसू आ गए थे और वह रोते हुए मित्सुओ के पास आती है और उसे गले से लगाकर रोते हुए कहती है, मित्सुओ तुमने ऐसा क्यों किया। तभी पाको को संभालते हुए मित्सुओ हमारा कहता है, मुझे जो अच्छा लगा पाको मैंने वह किया, लेकिन तुम इतना भावुक मत हो, तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। और यह बोलते हुए वह मुस्कुराते हुए परमैन पाको को ही देख रहा था और पाको को संभालते हुए कहता है, पाको चलो अब चलो, मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें अब कुछ भी करना चाहिए। और यह बोलते हुए वह मुस्कुराते हुए पाको को अलविदा कहता है और कहता है कि पाको अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। तभी बर्डमैन वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और कहते हैं, ये लो मित्सुओ तुम्हारा रोबोट और तुम्हारा एक नया परमानेंट सेट। मुझे पता है तुम्हारा परमानेंट सेट टूट चुका है, लेकिन तुम इसके हकदार हो। और यह बोलते हुए वह मित्सुओ को एक नया परमानेंट सेट देते हैं और अब मित्सुओ अपने घर चला जाता है। मित्सुओ तो हेलो एवरीवन गाइस, यह पार्ट यहीं खत्म समाप्त होता है। हमारी वीडियो तो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं अपनी वीडियो की तरफ अपने चैनल में।